दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि पर। जी हाँ दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि से मतलब कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की है, या फिर किस कोटि की है, किस कोटि की अभिक्रिया है ना। जैसे आपको पता है कोई भी जो है ना, जो बस होती है, फर्स्ट क्लास बस भी होती है, मिडिल क्लास बस भी होती है ना, और थर्ड क्लास बस भी। जैसे आपकी जो ट्रेन होती है और ट्रेन जो है ना, ट्रेन में भी दो टाइप के डब्बे होते हैं, एक स्लीपर होता है, एक जनरल डब्बा होता है कि नहीं। जैसे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में कितने टाइप के डब्बे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्लीपर और एक जनरल होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो भी आपकी 3-4 टाइप की होती है। देखो, शून्य कोटि की भी होती है, प्रथम कोटि की भी होती है, द्वितीय, तृतीय, किस कोटि की होती है। तो टोटल अभिक्रिया की कोटि है जो, इस पर बात आज की वीडियो में की जाएगी। बट दोस्तों इस अभिक्रिया की कोटि को समझना है तो आपको गुलबर्ग और बागे का जो नियम है उसको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। गुलबर्ग और बागे के नियम को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो इधर, गुलबर्ग और बागे के नियम को सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ दिन पहले गुलबर्ग और बागे का जो नियम है वो एक वीडियो में समझाया था बीच में, बट आज अलग से फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, गुलबर्ग और बागे जो का महोदय का जो नियम था, जो गुलबर्ग और बागे का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहलाता है। ये नियम कहता है जो किसी भी अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर हम पढ़ चुके हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती। क्लियर हुआ। चलो इधर देखो, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, जैसे मेरे पास दोस्तों ये एक अभिक्रिया है, ये मेरे पास एक अभिक्रिया है ए बी, और यहाँ पर लिखा हुआ है सी, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है पी। यहाँ पर आप सबको पता है जो क्रिया करता है अभिकारक, जो बनता है वो उत्पाद। तो ये अभिकारक होंगे और ये क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो गुलबर्ग और बागे के नियम अनुसार जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होगी, ये जो अभिक्रिया है इसकी दर क्या होती है, dx/dt। अभिक्रिया की दर को आपको पता है। अभिकारक कितने हैं इसमें, 3, ए बी और सी, 3 अभिकारक है। तो इनके सांद्रण को बताएंगे तो ए का सांद्रण करना है। देखो, सांद्रण बताने के लिए इसको हम वर्गाकार ब्रैकेट में रखते हैं। सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी अभिकारक को वर्गाकार ब्रैकेट में रखते हैं। तो ए को हमने वर्गाकार ब्रैकेट में रख दिया, ए का सांद्रण हो गया, ठीक है। चलो, बी को हमने वर्गाकार ब्रैकेट में रख दिया, बी का सांद्रण हो गया। उसी प्रकार सी को हमने वर्गाकार ब्रैकेट में रख दिया, सी का सांद्रण हो गया। तो ए बी सी तीनों के सांद्रण हो गए, ठीक है। तो अभिकारकों के सांद्रण के ये क्या हो गया, गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती। ये गुलबर्ग और बागे के नियम अनुसार, ठीक है, ये होता है। तो ये अभिक्रिया की दर हो गई। अब दोस्तों इसमें आपको समझना ये है, जैसे मान के चलो अभी ए बी सी क्या थे, अभिकारक थे। ए बी सी क्या थे, अभिकारक थे। लेकिन यदि ए बी सी की कोई संख्या है, जैसे मान के चलो जो A है इसकी संख्या है P, है ना, B है इसकी संख्या है Q, है ना, और जो C है इसकी संख्या क्या है, R। मतलब A B C की कोई संख्या है। जैसे मान के चलो, यहाँ समझो, जैसे मेरे पास लिखा है N2 और मेरे पास लिखा है H2, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, 2NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाता है, 3 आता है। बैलेंस हो, मतलब n, यहाँ n के आगे कुछ नहीं लगा, n के आगे कुछ नहीं लगा, मतलब n एक ही है। अब h के आगे कितने लगे हैं, 3, मतलब h कितने हैं, H2 जो है ना वो कितने हैं, 3। तो उसी प्रकार से a की संख्या p मान ली, b की संख्या q मान ली और c की संख्या r मान ली। तो दोस्तों गुलबर्ग और बागे का नियम कहता है यदि सांद्रण जो होता है ना, सांद्रण के कुछ संख्या होती है तो जो संख्या होती है वो सांद्रण की घात के रूप में चली जाती है। किस में चली जाती है, सांद्रण की घात के रूप में चली जाती है। जैसे ए की संख्या कितनी है, p, तो ए की संख्या p है तो जो p है ना, ए के सांद्रण पे घात के रूप में लग जाएगा। b की संख्या क्या है, q, तो b के जो b की घात के रूप में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। c की संख्या कितनी है, r, तो c की घात कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। इतना याद रखना है आपको गुलबर्ग और बागे के नियम अनुसार, ठीक है। तो a की घात क्या है, p, b की घात क्या है, q, और c की घात क्या है, r,
है ना। तो ये सांद्रण की क्या बन गई, घात हो गई। देखो इसी प्रकार अगर मैं इसमें नियम लगा के बताऊं, इसमें यदि गोल्डबर्ग और बागे का नियम लगा के बताऊं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt समानुपाती, अभिकारक हमारे पास क्या है n2, n2 की संख्या कितनी है 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1, ना भी लिखें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यहाँ पर ये H2 और H2 की संख्या कितनी है 3, तो इसकी घात आ जाएगी। ठीक है, समझ में आपको आ गया। तो ये आपका क्या है, गोल्डबर्ग और बागे का नियम है। और आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो फिर एक नियतांक आ जाएगा k, तो ये अपना बन जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, और ये आपका a की पावर p है ना, b की पावर q और यहाँ c की पावर क्या r। तो इस टाइप से आपको पता चल गया है ना कि जो संख्या होती है वो गोल्डबर्ग और बागे के नियम अनुसार किस में चली जाती है, सांद्रण की घात के रूप में लिखी जाती है। तो ये गोल्डबर्ग और बागे का नियम हो गया है ना। अब इस नियम को आप समझ गए, इस नियम को अगर समझ गए हो अब, तो इस नियम को अब हम हटाते हैं और हम अभिक्रिया की कोटि आपको समझाते हैं। समझाएं, चलो इधर देखो, समझो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इधर समझो, है ना। पहली परिभाषा समझो। पहली परिभाषा बहुत सिंपल है। पहली परिभाषा अभिक्रिया की कोटि की क्या है, देखो अभिक्रिया की कोटि की पहली परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या होती है। कौन, उन समस्त जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अणु परमाणु और आयन। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई अभिक्रिया है A B और ये C, प्रोडक्ट क्या बन रहा है P, A की संख्या मान लो P है, इसकी क्या है Q है और इसकी क्या है R। तो इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 2 3, 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं। तो इनकी जो संख्या होगी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन समस्त अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है। जिनके सांद्रण में परिवर्तन किसके दौरान होता है, अभिक्रिया के दौरान होता है। उन अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या होती है। ठीक है, जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। सांद्रण में परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो, सांद्रण में परिवर्तन का मतलब नहीं समझते तो एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो आप कड़ी बनाते हो, क्या करते हो, आप कड़ी बनाते हो। ठीक है, तो जब कड़ी बनाते हो तो आप क्या करते हो, मठा जो आपका पतला होता है, मठा जो आपका क्या होता है पतला, उसमें क्या डाल देते हो, बेसन। क्या डाल देते हो, उसमें बेसन डाल देते हो। और बेसन जब डालते हो तो बेसन कैसा होता है, सूखा होता है ना बेसन। ठीक है, और मठा क्या होता है, पतला। तो उस मठा ठोस अवस्था में होता है और जो मठा पतला होता है और जो बेसन होता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो बेसन, मठा में क्या डाल देते हो आप, बेसन, मठा में डाल देते हो बेसन। तो फिर आप उसको हिलाते हो, गर्म करते हो, तो एक समय बाद उसमें क्या बन जाती है, कड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है, कड़ी। अब जब कड़ी बन जाती है तो मठा अलग से आपको दिखता ही नहीं है, मठा और बेसन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें मठा था वो कहाँ गया और बेसन था वो कहाँ गया। मठा और बेसन मिलके एक अलग ही रूप धारण कर लेते हैं। तो देखो मठा पतला था, अब उसके सांद्रण में परिवर्तन हो गया। बेसन ठोस था, उसके सांद्रण में परिवर्तन हो गया। सांद्रण में परिवर्तन का मतलब मठा से कड़ी बनना। ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे और दूसरा समझो, सांद्रण में परिवर्तन का मतलब होता है अवस्थाएं परिवर्तित होना। अवस्थाएं क्या होना, परिवर्तित होना। जैसे मान के चलो ये H2O, क्या है H2O, ये यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। यदि इस H2O को हम गर्म कर दें तो ये H2 है ना, भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब गैस में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। तो बस अवस्थाओं का मतलब ये भी होता है, जो है ना, सांद्रण का मतलब ये भी होता है कि अवस्थाओं में परिवर्तित होना। ठीक है, ठोस से द्रव बन जाना, ठोस से गैस बन जाना, द्रव से ठोस बन जाना, मतलब आपस में अवस्थाओं का परिवर्तित होना भी क्या कहलाता है, सांद्रण में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रण में परिवर्तन। क्लियर हो गया। अब बस ज़्यादा समय नहीं बचा, अब आप बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु परमाणु और आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है। चलो अब आगे समझो। अब दूसरी परिभाषा को आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मान के समझ लेना। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है, उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम
समीकरण में, दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती है, सांद्रण पदों पर लगाई जाती है। ठीक है, कैसे? अब इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। गुलबर्ग और बागे का जो नियम पढ़ा था वो काम अब आएगा। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया, माना ये दूसरी परिभाषा है, अथवा करके है ना, दो परिभाषाएं बता रहा हूँ। माना अभिक्रिया निम्न है, मैंने मान लिया कोई अभिक्रिया निम्न है, ये लगा दिया। ठीक है, ओके। चलो अब जो अभिक्रिया है इस पर मैं लगाऊंगा गुलबर्ग और बागे का नियम। ठीक है, तो गुलबर्ग व बागे के नियम से, गुलबर्ग और बागे के नियम से, तो गुलबर्ग और बागे के नियम क्या बताता है? अभिक्रिया की दर को बताता है। ठीक है, तो इसमें दर नियम, ये दर नियम भी, गुलबर्ग और बागे का जो नियम है वो दर नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो दर नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। समानुपाती को हटा दे रहे हैं हम, डायरेक्ट हम क्या लगा दे रहे हैं? k। अब a का सांद्रण हो गया, अब a की संख्या कितनी है? p, तो घात में आ जाएगी। ठीक है, फिर b का सांद्रण, b की संख्या कितनी है? q, तो वो घात बन जाएगी। फिर c का सांद्रण, c की संख्या कितनी है? r, तो वो घात। तो देखो दर नियम है, ये कौन सा समीकरण है? ये दर नियम समीकरण। ठीक है, ये दर नियम है, और इस दर नियम में सांद्रण पदों पर घात क्या लगाई? सांद्रण पद a पर क्या घात है? p, b पर क्या घात है? q, c पर क्या घात है? r। तो अभी आपकी जो सेकंड परिभाषा क्या देख रही है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती है। ये सांद्रण पद हैं और इन पर लगाई गई है, तो इन समस्त घातों का क्या होगी? योग होगी, है ना। मतलब यहाँ से यदि हम कोटि निकालें, यहाँ से यदि हम कोटि निकालें तो a का सांद्रण, a पर क्या घात लगी है? p, है ना, और b पर क्या घात लगी है? q, और c पर क्या घात लगी है? r। तो इन सब का क्या होगी? योग होगी। मतलब ये जो है ना वो अभिक्रिया की कोटि होगी। ये क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। तो पहली परिभाषा क्या है? जिनके सांद्रण पदों में परिवर्तन होगा। यदि एक अभिकारक के सांद्रण पद में परिवर्तन हो रहा, पहली परिभाषा क्या बता रही है? अणु परमाणु आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। यदि एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि एक होगी, दो होगा, प्रथम होगी, और यदि दो अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि द्वितीय होगी, है ना, और तीन के होगा तो तृतीय होगी, मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, और एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ तो वह शून्य कोटि की होगी। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लो। यदि एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक के होगा तो प्रथम कोटि की, दो के होगा तो द्वितीय कोटि की, तीन के होगा तो तृतीय कोटि की। तो तृतीय कोटि से चतुर्थ कोटि की कोई अभिक्रिया होती नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है। और दूसरी परिभाषा क्या होती है? दर नियम समीकरण में जो सांद्रण पदों पे घात लगी होती है उन घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की क्या होता है? कोटि होता है। क्या होता है? कोटि होता है। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई? सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो तो अब आगे मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये N2 लिखा है और H2 लिखा है और जो आपस में क्रिया करके बनाता है NH3। तो आप सब जानते हो N2 गैस है, H2 गैस है और NH3 अमोनिया, ये भी क्या है? गैस। NH3 क्या होती है? अमोनिया। तो अमोनिया भी मेरे भाई क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। तो आप बताओ यहाँ से इनके सांद्रण में परिवर्तन हुआ कि नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई मैंने अब भी आपको समझाया था यदि सांद्रण में परिवर्तन होगा तो अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी। गैस से द्रव बन जाएगा, द्रव से ठोस बन जाएगा, या ठोस से द्रव बन जाएगा, या द्रव से गैस बन जाएगा। तो सांद्रण में परिवर्तन होगा तो अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी। बट यहाँ पर ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, कोई भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ मतलब एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गैस है, गैस है, गैस है, गैस है, कोई भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए इसकी जो कोटि आ रही है वो कोटि कितनी निकल के आ रही है मेरे भाई? वो कोटि निकल के आ रही है क्या? शून्य। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं इस पे दर नियम समीकरण लगा के भी बताता हूँ। तो देखो यदि मैं इस पे दर नियम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू
इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N2 और N2 की पावर यहाँ कुछ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पावर कुछ? क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ। यदि इसके सांद्रण में परिवर्तन होता तो इसकी पावर 1 आती, घात 1 आती, बट इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसकी घात क्या आएगी? 0। देखो हमने ये माना था कि ये जो अभिक्रिया है इसमें 3 अभिकारक हैं, इनके तीनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है और तीनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने PQR लगाया था। बट यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, गैस से गैस है, कोई भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी पावर क्या आएगी? 0 आएगी। और जो आपका H2 है, इस H2 की पावर भी क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कोटि क्या होती है? कोटि क्या होती है? घातों का योग। तो 0 + 0, 0 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एनी प्रॉब्लम? आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और विशेष बात दोस्तों ये है कि जो अभिक्रिया की कोटि है यह एक प्रायोगिक पद है। कौन सा पद है? प्रायोगिक पद है। मतलब किसी चीज़ को प्रयोग करके चेक आउट करना, चेक करना ही प्रायोगिक पद कहलाता है। यह हम समझ रहे हैं बोर्ड पर, हम आपको समझा रहे हैं बोर्ड पर, तो ये प्रयोग थोड़ी कर रहा है, ये हम सैद्धांतिक तौर पे बता रहे हैं आपको। किसके तौर पे बता रहे हैं? सैद्धांतिक तौर पे। बट ये प्रायोगिक पद है। प्रायोगिक पद, जैसे मैंने आपको मठा और कड़ी का एग्जाम्पल बताया था, जो मठा में यदि बेसन मिलाएंगे तो कड़ी बन जाएगी। तो देखो जब कड़ी बना रहे थे तो उससे पहले मठा अलग अवस्था में था, द्रव था, और जो बेसन था वो ठोस अवस्था में था। लेकिन जब कड़ी बन गई तो मठा और बेसन ऐसे मिल गए कि वो सेमी सॉलिड हो गया, अर्ध ठोसीय बन गया पदार्थ। गाड़ी सी बन जाती है ना कड़ी एकदम, है ना, तो एकदम सांद्रण में परिवर्तन होगा। तो ये प्रायोगिक पद है बेटा, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये प्रायोगिक पद है, बट मैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो ये अभिक्रिया की क्या हुई मेरे भाई? कोटि हुई। तो आपको विशेष तौर से इस चीज़ को याद रखना है। पहले आपको क्या करना है? परिभाषा लिखना है। पहली परिभाषा लिख लेना, पहली याद रखना है। नहीं आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, दूसरी परिभाषा लिखोगे तो दूसरी परिभाषा के बाद फिर ये चीज़ आप बता देना। ये अभिक्रिया की कोटि टोटल क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब दोस्तों हम अभिक्रियाओं की जो कोटि है उन पर और अलग अलग तरीके से बात करेंगे। अभिक्रिया की जो कोटि है ना कितने टाइप की हो सकती है उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये कौन सा पद है? प्रायोगिक पद है। कौन सा पद? प्रायोगिक पद। तो दोस्तों हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि के टाइप के। तो अभिक्रिया की कोटि जो है ना 4 प्रकार की होती है। देखो पहली होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और फिर होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया की कोटि 4 टाइप की होगी। विद मात्रक सहित आपको हम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो ये नाम समझना थोड़ा सा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों रखी गई? नाम, इसका कारण क्या है? तो मेरे भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ऐसी अभिक्रिया है, ये वह अभिक्रिया है जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल समझा था, यहाँ पर हमने देखा था एग्जाम्पल में H2 गैस था, N2 गैस था, अमोनिया भी गैस अवस्था में प्राप्त हुआ था, सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। मतलब ये क्या था? कोटि क्या थी इसकी? शून्य थी। क्या थी? क्या? शून्य। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके सांद्रण, जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये थ्योरी। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, तो आइए हम स्ट्रक्चर समझाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? निम्न। तो मान लिया ये कोई अभिकारक है और यहाँ पर क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद। और ये हमने क्या मानी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया मानी तो इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। सिंपल सी बात। क्लियर हो गया? चलो यहाँ समझ लो अच्छे से। तो देखो इस पे हम दर नियम लगाएंगे। दर नियम मतलब दर नियम क्या होता है? गोलबर्ग और बागे का नियम ही होता है दर नियम। गोलबर्ग और जो बागे का नियम है वही दर नियम है। ठीक है, तो दर नियम लगाएंगे। तो दर नियम लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? dx/dt।
बराबर के, क्योंकि समानुपाती नहीं लगा रहे हैं हम, थोड़ा सा एक स्टेप को गोल कर रहे हैं, ठीक है। समानुपाती का हल लगाएंगे चिन्ह, फिर बराबर लगा के लगाएंगे, उसको हमने गोल कर दिया, ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा k, ठीक है। और अभिकारक a है तो आपका ये a, ठीक है। अब इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि हम शून्य कोटि के मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कोटि निकालेंगे तो कोटि क्या आ जाएगी, तो कोटि क्या आ जाएगी, शून्य, क्योंकि हमने पढ़ा है जो सांद्रण पदों में जो घात के रूप में लगा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोटि, मतलब सांद्रण पदों पर लगाई गई घातों का योग होता है। तो एक ही सांद्रण है तो योग तो बात ही नहीं है, तो एक ही सांद्रण है तो 0, मतलब कोटि क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत है। चलो, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया शून्य कोटि का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की मात्रक लिखना है, जो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है सर, मोस्ट आईएमपी है मात्रक। तो ठीक है, तो आप डाल देना हेडिंग मात्रक। देखो मात्रक निकालने के लिए किसकी ज़रूरत, सूत्र की, किसकी ज़रूरत, सूत्र। तो यहाँ से शून्य कोटि का जो सूत्र बना है वो आपका ये बना है, यही बना है ना। तो देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इधर सूत्र क्या है, dx अपॉन dt बराबर k a की पावर 0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक निकालेंगे वो हम किसका निकालेंगे, वो हम मात्रक निकालेंगे k, वेग स्थिरांक k का मात्रक निकालेंगे। किसका मात्रक निकालेंगे मेरे भाई, वेग स्थिरांक k का मात्रक निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेग स्थिरांक k क्या है आपका, वेग स्थिरांक। तो प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया में हम वेग स्थिरांक k का मात्रक निकालेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो आइए निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, आपको पता है यदि किसी की भी पावर शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो dx क्या है, सांद्रण है, dx क्या है, सांद्रण, और सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल, एक सेकंड, सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, बोलो होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। कोई दिक्कत, चलो बराबर k का मात्रक हमें निकालना है, और a की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कोई निकलेगा ही नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ऊपर बटे में है तो वो बटे नीचे चला जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा मोल, यहाँ पर ये लीटर नीचे आएगा तो लीटर, और ये आपका हो जाएगा सेकंड। बराबर क्या आ गया, k आ गया। बराबर क्या आ गया, k आ गया। समझ में आपको आया, बराबर क्या आ गया, k आ गया। अब हमें क्या करना है, k का मात्रक निकालना है। k का क्या निकालना है, मात्रक। तो थोड़ा सा हम यहाँ चलेंगे, देखो, या फिर यहीं समझा दे रहा है, ठीक है। जब हम k का मात्रक निकालेंगे तो ये k, देखो मोल तो ऊपर है तो ये तो आपका मोल ही रहा है ना, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो आपका जो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका k है, वेग स्थिरांक, जो k है वेग स्थिरांक, इस वेग स्थिरांक का मात्रक क्या निकला, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यही निकला ना। समझ में आपको आया, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखना है, ये मैंने मात्रक निकालने का तरीका बताया आपको, मात्रक ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ओके, तो आपको थोड़ा सा विशेष तौर से इस चीज़ को याद रखना है कि आप एग्जाम में निकालना नहीं लिखोगे, एग्जाम में केवल आपसे पूछा जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो, तो आपको केवल जो अंत में निकाल के बताया है मैंने वो बताना है। आपको जो आपका जो फाइनली निकला है आपको ये बताना है, आपको निकालना नहीं बताना। निकालना तो आपको सिखाया, मैं डायरेक्ट बता देता तो रटना होता ना, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, है ना, जैसे मैंने अब भी बताया था N2 प्लस H2 और क्या बन गया यहाँ से NH3 बन गया। ये एग्जाम्पल है, अब भी एग्जाम्पल बताया था। दर नियम लगाएंगे तो dx अपॉन dt बराबर k, N2 की पावर 0 आएगी क्योंकि ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, और ये भी आपका क्या है, गैस, ठीक है। और यहाँ H2 की पावर भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इनके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन है, गैस है, कोई भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो कोटि आएगी, घात सांद्रण पदों पर लगाई गई घातों का योग, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगी 0। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हमारी हो गई दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया विद मात्रक फिनिश। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों अब आप डाल लीजिए हेडिंग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। मान लेते हैं ये हमारे पास अभिकारक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, और यहाँ से बन रहा है एक उत्पाद जो है आपका प्रोडक्ट, जो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। क्लियर हो चुका है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने मान ली। इसमें हम दर नियम लगाएंगे, तो लिख देंगे दर नियम से, दर नियम से, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब हमने ये माना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। ये जो है ना, इसके सांद्रण में परिवर्तन होगा क्योंकि ये प्रथम कोटि के हम मान के चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर a और इसकी पावर हमने क्या लिख दी, 1 लिख दी। क्यों, क्योंकि ये प्रथम कोटि की मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ से इसकी अगर हम कोटि निकालें, इसकी हम कोटि निकालें तो घातों का योग, तो घात कितनी है, 1, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1। इतना क्लियर, इतना समझ में आपको आ गया। आगे अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका मात्रक निकाल के बताते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, मात्रक प्रति कोटि के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। मात्रक हम किसका निकालेंगे, k, वेग स्थिरांक का। ठीक है, चलो, तो सूत्र क्या है, dx अपॉन dt बराबर k और a की पावर 1, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, चलो, dx क्या है, सांद्रण, और सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। dt क्या है, समय, समय का क्या होता है, सेकंड, बराबर k का तो निकालना है, और a क्या है, ये भी सांद्रण है, और इस सांद्रण का मात्रक भी क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो देखो, बराबर के इस तरह मोल पर लीटर, बराबर के इस तरह मोल पर लीटर, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 1/सेकंड, 1/सेकंड बराबर के, सेकंड को आप ऊपर ले जाओ, तो सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो आपका जो है ना सेकंड इन्वर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड इन्वर्स आ जाएगा, आ जाएगा ना। मतलब समझ में आपको आया मैंने कैसे निकाला, सांद्रण का मोल पर लीटर, dt का सेकंड, चलो k सेम, सांद्रण a का सांद्रण है ना, ये भी तो क्या है, सांद्रण बताया ना, ब्रैकेट में लिखा, मतलब ये भी सांद्रण है, और सांद्रण का मोल पर लीटर, तो 1 मोल पर लीटर से कैंसिल, 1/सेकंड, तो सेकंड ऊपर ले गए, सेकंड इन्वर्स। तो ध्यान रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है, इस वेग स्थिरांक का मात्रक क्या निकलता है, सेकंड इन्वर्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को। ओके, एग्जाम्पल पे आ जाओ। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हूँ, मेरे पास दोस्तों एक ये H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कान में, जो कान पक जाता है अगर किसी को, तो कान में डालने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं वही दवा है हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, चलो, आपको पता है जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को यदि गर्म कर दें, कैसे गर्म कर दें, तो ये H2O जल और ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर H2O तो जल है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ना वो क्या है, गैस है। क्या है, गैस। तो देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये था द्रव, क्या था, लिक्विड, द्रव, और यहाँ पर ये क्या बन गया, गैस। द्रव से क्या हो गया, गैस हो गया। अब द्रव से गैस हो गया, इसका सीधा साधा मतलब है सांद्रण में परिवर्तन हो गया। द्रव से क्या बन गया, गैस बन गया, और द्रव से गैस बन गया मतलब सांद्रण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और सांद्रण में परिवर्तन किसके हुआ, इसके, केवल एक ही अभिकारक है, मतलब सांद्रण में परिवर्तन हो गया इसके। क्लियर हो गया, इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ। जब इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ तभी तो भाई गैस बन गया, नहीं तो ये तो पहले द्रव था ना। क्या था, द्रव था, द्रव से गैस बन गया मतलब सांद्रण में परिवर्तन हो गया, है ना। तो इस पर दर नियम लगाएंगे तो बन जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका H2, यहाँ पर ये आपका O2, इसके सांद्रण में परिवर्तन हो गया मतलब घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि एक ही था ना अभिकारक, इसके ही सांद्रण में परिवर्तन हुआ तब तो ये गैस बन गया। ये तो लिक्विड था, ये और लिक्विड हो जाता तो सांद्रण में कोई परिवर्तन हुआ, बट गैस बन गया, सांद्रण में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो कोटि कितनी निकल गई भाई, कोटि निकल गई इसकी 1। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये हमारी दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे, हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलो डालो हेडिंग, डाल ली, चलो समझ लो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में 2 अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो चुका है। चलो, माना द्वितीय कोटि की अभिक्रिया निम्न है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो हम 2 अभिकारक लेंगे। कितने अभिकारक लेंगे? 2। तो मान लेंगे हमारा एक अभिकारक A है और दूसरा क्या है? B है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो आपका कोई प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट आपका P मान लिया। क्या मान लिया? प्रोडक्ट। ये द्वितीय कोटि की है तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। द्वितीय कोटि की है ना, तो दोनों के सांद्रण में क्या होगा? परिवर्तन। दर नियम लगाएंगे, तो दर नियम लगाएंगे तो dx/dt बराबर हमारा k। दोनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। a के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, a की घात 1। b के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा, मतलब इसकी घात भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ से कोटि की अगर बात करें तो कोटि क्या आ जाएगी? 1 + 1 = 2। 1 + 1 = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हो चुका है। तो इसकी कोटि कितनी आ गई भाई? 2 आ गई है। कितनी आ गई है? 2। अब मैं आपको इसका मात्रक निकाल के बता देता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए हेडिंग मात्रक। मात्रक केवल आपको पूछा जाएगा कि क्या है शून्य कोटि का मात्रक, क्या प्रथम कोटि का आपको मात्रक, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ निकालना। ओके, चलो। तो यहाँ पर हमने सूत्र लिख लिया, dx/dt = k। ठीक है। यहाँ a है की पावर 1 का कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ b है, b की पावर 1 का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, निकालो। तो dx का सांद्रण है, सांद्रण का मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। dt का क्या होता है? सेकंड। यहाँ k। इस सांद्रण का मात्रा क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। और इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बचा? 1/सेकंड बराबर k। और यहाँ क्या बचा? मोल पर लीटर। यही बचा ना, मोल पर लीटर, ऐसे लिख दिया। हमें k चाहिए। क्या चाहिए? k। तो लीटर को आप यहाँ ले जाओ, मोल को आप यहाँ ले जाओ। आपको पता है गुणा वाला बटे में, बटे वाला गुणा में। ठीक है। तो ये आपका 1 के पास जाएगा, मोल आपका किसके पास जाएगा? सेकंड के पास। ठीक है, तो चला गया। तो ये लीटर है ना, और ये रहा आपका मोल, और यहाँ पर सेकंड भी है। तो ये सेकंड बराबर क्या आ गया? k। बराबर क्या आ गया आपका? k आ गया। हमें किसका मात्रक चाहिए? k का मात्रक चाहिए। ये चीज़ आप समझ में आई ना क्या किया? मोल आपका देखो नीचे चला गया, बराबर के नीचे जाएगा और ये आपका गुणा में जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो इनको ऊपर ले जाओ। तो जब मोल ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। फिर लीटर ऊपर है ही सेम, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। तो ये किसका मात्रक हो गया? k का मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया? k का मात्रक। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए किसका मात्रक है? k का मात्रक है। ठीक है। तो क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए? वेग स्थिरांक का मात्रक मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ो, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो H2 है और यहाँ पर ये है I2। Cl2 बता दे रहा है, Cl2। यहाँ दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और बन रहा है HCl। क्या बन रहा है? HCl। यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर ये गैस है, और यहाँ पर ये क्या है? लिक्विड है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर ये क्या बन गया? द्रव बन गया। यहाँ पर ये गैस था और यहाँ पर क्या बन गया? द्रव बन गया। बना कि नहीं? यहाँ पर गैस था, यहाँ पर क्या बन गया? द्रव बन गया। बना? चलो, तो यहाँ पर आप बताओ इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बोलो, सांद्रण में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं? बताओ सांद्रण में परिवर्तन। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुआ। ये गैस था, गैस से द्रव बन गया, अवस्था परिवर्तित हो गई, मतलब सांद्रण में परिवर्तन हो गया। मतलब सांद्रण में परिवर्तन हो गया क्योंकि अवस्था क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इस पे दर नियम लगाएंगे तो dx/dt बराबर k। अब बोलो H2 के सांद्रण में परिवर्तन हुआ क्योंकि द्रव बन गया, मतलब हुआ, तो बन। बताओ Cl2 के सांद्रण में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हुआ, मतलब घात 1। कोटि क्या होती है? घातों का योग। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1। 1 + 1 = क्या हो जाएगा? 2। 1 + 1 = 2। आई होप समझ गए। कोटि आपकी शून्य हो गई, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हमारी कंप्लीट। अब आपको होमवर्क देते हैं। जो आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है, आप ही को कंप्लीट करना है। अब हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो है उसका मात्रक आपको बता दे रहे हैं।
तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो K का मात्रक निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा वो बता दे रहा है। तो मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो K का मात्रक है वो आपका ये निकलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब वो कैसे कंप्लीट करनी है, क्या करना है वो आपको समझना, पूरा जमा लेना, परिभाषा लिख लेना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में 3 अभिकारक अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। स्ट्रक्चर बनाना तो A, B और +C कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा C1 आ जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा 1 + 1 = क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। मात्रक आपको समझते हुए निकालना है, यहाँ पर C आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो 1 मोल पर लीटर इसके लिए 2 हो गए और 1 इसके लिए होगा तो मोल पर लीटर। तो 1 तो कट गया, बस 2 बचे। तो मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो यहाँ मोल स्क्वायर यहाँ लीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा -2, ये आपका लीटर स्क्वायर और ये सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल आपको लिखना है। एग्जाम्पल आपके दिमाग से आपको ढूंढना है, बुक में से जहाँ से ढूंढना वहाँ से ढूंढना, आप एग्जाम्पल खुद करोगे। तो आई होप दोस्तों आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ध्यान रखना बेटा, ये प्रायोगिक पद है, ये प्रयोग करके ही हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये प्रायोगिक पद है, सैद्धांतिक पद नहीं है, बट हमने सैद्धांतिक तौर से काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से कोशिश की है समझने की। तो क्लियर है, मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।